सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को यहाँ पर अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, ये अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस आपको दो पार्ट में मिलेंगे। आज यहाँ पर हम पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले सारे के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने पहले ही पढ़ा दिया आप लोगों को, तो उनको भी आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको 8 के 8 विषयों की आपके थर्ड सेमेस्टर के सारे वीडियोस मिल जाएंगी। आपको अच्छे से आप सारे वीडियोस को देखिए, पढ़ डालिए, ताकि आप लोग के जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे आए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने सॉल्व करवाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, आप उस वीडियो को देख करके ही जाइएगा, अगर आपको वाकई में अच्छे नंबर लेकर के आने हैं थर्ड सेमेस्टर में। दोस्तों, ये वीडियो जो मैंने बनाई है एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसको देख करके बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने लाभ लिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग भी इसको देख करके ही एग्जाम देने जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1, हीरे के दो उपयोग बताइए। तो हीरा कांच काटने के काम में आता है और आभूषण यानी कि गहने बनाने के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मरोद्भिद या मरोद्भिद पौधे जैसे कि नागफनी की पत्तियां किस में परिवर्तित होती है। तो आपको पता है मरुद्भिद पौधे कहाँ पाए जाते हैं। मरुद्भिद पौधे पाए जाते हैं मरुस्थल में, और मरुस्थल में पाए जाने के कारण इनमें कांटे होते हैं। ये इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, लेप्रोसी, कॉलरा, ये सब जीवाणुओं से यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नींबू का सिट्रस कैंकर कौन सा रोग उत्पन्न करता है। तो ये जीवाणु यानी कि जेंथोमोनास सिट्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबको इसका आंसर पता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाभदायक जीवाणुओं के नाम बताइए। तो राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, नाइट्रोसोमोनास, इसके अलावा नाइट्रोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, ये सब क्या है, लाभदायक जीवाणु। क्यों लाभदायक जीवाणु की जो लैक्टोबैसिलस है यही दूध को दही में कन्वर्ट करता है, और दही हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो सूक्ष्म जैविकी यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है। माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है। तो कौन है, एंटोनी वान और ल्यूवेनहॉक, ये क्या है, सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी के पिता हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विषाणु यानी कि वायरस द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों ने क्लास जो मैंने पढ़ाया है क्लास को देखा है, तो उसमें आपको पता होगा कि जीवाणुओं से होने वाले रोग और विषाणु से होने वाले रोगों को कैसे हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो विषाणुओं से होने वाले रोगों में पोलियो, एड्स, डेंगू, ज्वर, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलासौंध, खसरा, ट्रैकोमा, पीलिया, हेपेटाइटिस, ये सब विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरल लोलक के डोरी की प्रभावी लंबाई L एवं गुरुत्वीय त्वरण G में क्या संबंध है। तो T = 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर L और G में क्या संबंध है। यहाँ पर आप देखिए L और G का जो अनुपात होता है वह T के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G के मान का कितना गुना होता है। तो 1/6 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसके गुरुत्वीय केंद्र, प्रभावी लंबाई तथा आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई लड़की झूला झूल रही है, तो वो झूले पर एकाएक धीरे धीरे खड़ी हो जाती है, झूलते झूलते झूले पर ही खड़ी हो जाती है। झूला अभी मतलब हिल ही रहा है अगल बगल, तो खड़ी हो जाती, तो क्या होगा, गुरुत्वीय केंद्र ऊपर उठ जाएगा, यानी कि जो गुरुत्वीय केंद्र G है वो ऊपर चला जाएगा, और जो प्रभावी लंबाई है वो घट जाएगी, और जो आवर्तकाल है वो भी घट जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तो यांत्रिक तरंगे जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। जब तरंग की गति दिशा के माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है, तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे हम कोई वर्ड बोल रहे हैं, कुछ भी अपने मुख से निकाल रहे हैं, तो जो ध्वनि है, जो ध्वनि एक इंसान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में जो
रास्ता तय करती है वो अनुदैर्ध्य तरंग का रास्ता तय करती है, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग की तरह चलती है। और अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 है, श्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए। तो श्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है, श्रव्य का मतलब ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति मानव कान सुन सकता है, जो तरंगे हम सुन सकते हैं, जो आवाज हम सुन सकते हैं, उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। और इसी के अंदर की जो ध्वनि है हम सुन सकते हैं, इससे बाहर की 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि हमारे कान नहीं सुन सकते। क्वेश्चन नंबर 18 है, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति। परा मतलब 20,000 से ऊपर की जो होती है उन्हें हम पराश्रव्य कहते हैं, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगे होती हैं पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीवों के विलुप्तीकरण का कारण बताइए। जीवों के विलुप्तीकरण का क्या कारण है? जैसे कि आपको पता है कि पहले डायनासोर होते थे, करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर डायनासोर होते थे, लेकिन अब वो डायनासोर नहीं रह गए। सिर्फ डायनासोर की बात हम क्यों करें, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो धीरे धीरे समाप्त हो जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? तो जीवों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन। वही जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं जो अपने आप को जलवायु के अनुरूप संतुलित रख पाते हैं। विलुप्त जीवों में गिद्ध, सर्पगंधा आदि जीव। गिद्ध आप देखिए बहुत ही कम रेयर केस में कहीं दिखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये विलुप्त हो जा रहे हैं, क्योंकि जिस अनुकूलन में ये पहले रहते थे अब वो अनुकूलन इनको नहीं मिल पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुक्कुट पालन के अंतर्गत किस जीव का पालन होता है? तो कुक्कुट पालन हम मुर्गी पालन को कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुक्कुट पालन किसको कहते हैं? मुर्गी पालन को कहते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा मुर्गी फार्म खोल लेते हैं, गाँव में आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक आप सभी को पता है, नॉर्मन ई बोरलॉग है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्वनि की तीव्रता का मापन किसमें होता है? तो ध्वनि की तीव्रता का मापन हम डेसिबल में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि की तीव्रता का मापन किसमें करते हैं? डेसिबल में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकरा कर परावर्तित होती हैं तो इस परावर्तित ध्वनि को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे कि अगर कोई खाली कमरा है जिसमें कोई सामान नहीं है तो आप बोलोगे तो आपकी ही आवाज आपको फिर सुनाई देगी, इसे ही हम कहते हैं प्रतिध्वनि, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24 है, मधुमेह या डायबिटीज किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मधुमेह या डायबिटीज क्या है? तो मधुमेह या डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के रक्त में शर्करा या शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। यह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित रखता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, अनियमित जीवन शैली से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो अनियमित जीवन शैली से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? दोस्तों देखिए, मधुमेह यानी कि शुगर, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी यानी कि हार्ट डिजीज। क्वेश्चन नंबर 27 है, हृदय की बीमारी तथा उच्च रक्तचाप का कारण बताइए। हृदय की बीमारी तथा उच्च रक्तचाप का कारण बताइए। तो ज्यादा वसा का सेवन करना। क्वेश्चन नंबर 28 है, जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है? जीवाणुओं से होने वाली बीमारी में टिटनेस है, हैजा है, टाइफाइड है, क्षय रोग है, टीबी आपने भी देखा ही, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनोरिया, सिफिलिस। क्वेश्चन नंबर 29 है, आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। जैसे कि एक घड़ी, जो दोलन वाली घड़ी होती है, एक बार यहाँ से चली, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ से वापस आकर के यहाँ गई और फिर यहाँ से वापस आ गई, तो एक दोलन इसने कंप्लीट कर लिया। तो ये जो एक दोलन इसने पूरा कंप्लीट किया, इसे हम आवर्तकाल कहते हैं। कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये पूरा वृत्त बना ले, इस तरीके से पूरा वृत्त बना लेती है, तो ये आवर्तकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आवृत्ति तथा आवर्तकाल में क्या संबंध है? तो आवृत्ति n = 1/t के, यानी कि इसमें देखिए, इसमें बिल्कुल इस तरीके का संबंध होता है। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो आवर्तकाल घटेगा, आवर्तकाल घटेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं, अपश्रव्य तथा पराश्रव्य तरंगों में अंतर बताइए।
तो जो अपश्रव्य तरंगे होती हैं, ये 20,000 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति की तरंगों को हम अपश्रव्य कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ये भी आपने देखा भी है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। किसी तरंग की आवृत्ति, चाल तथा तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है? तो v इक्वल टू एन लैम्डा के होता है, ये तो आपको पता ही है। तो v इक्वल टू एन लैम्डा, जहां पर n क्या है? आवृत्ति है, चाल क्या है? v है, और जो लैम्डा है ये तरंग दैर्ध्य है। तो चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, तो v इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से ही कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या लिखोगे? किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से ही कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर होनी चाहिए। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। क्वेश्चन नंबर 35 है। सिराएं क्या है? इनका मुख्य कार्य क्या है? तो सिराएं नलिकाओं का समूह है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। प्रतिवर्ती क्रिया के दो उदाहरण लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया के दो उदाहरण लिखिए। तो बंदूक से गोली चलाना, नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे जाना। ये क्या है? ये प्रतिवर्ती क्रिया के दो उदाहरण है। जैसे कि जब हम गोली चलाते हैं बंदूक से, तो हमारा जो कंधा है वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। जब गोली जैसे ही आगे निकलती है, कंधा पीछे हो जाता है। ऐसे ही नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे हटना, ये प्रतिवर्ती क्रिया के एग्जाम्पल है। इस तरीके से हम कह सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो कि न्यूटन का तीसरा नियम है गति का। क्वेश्चन नंबर 37 है। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति बताइए। अभी आपने देखा कि अपश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, और पराश्रव्य की 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है। किस प्रकार की तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं? तो हमारे कान केवल 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को केवल सुन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इन्हें हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो तरंगे होती हैं, उन्हें हमारे कान सुन सकते हैं। ये मैंने पहले ही आपको बताया है अभी कि इनको हमारे कान सुन सकते हैं। इन्हीं की वजह से हम क्या करते हैं? आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो श्रव्य तरंगों को हम सुन सकते हैं, और इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है। किस प्रकार की तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं? तो पराश्रव्य, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति की तरंगे होती हैं, इनको कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ सुन सकते हैं, लेकिन हम लोग मनुष्य नहीं सुन सकते। क्वेश्चन नंबर 40 पर आएंगे। किसी पदार्थ में तरंग का संचरण होते समय पदार्थ के कण किस प्रकार गति करते हैं? तो सरल आवर्त गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो एक कंपन में चली गई दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। वस्तु में कंपन के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो कंपन के समय अधिकतम विस्थापन को हम कहते हैं आयाम। जब यहाँ से पेंडुलम हिलता हुआ आगे जाता है, जब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है, तो यही होता है आयाम। अधिकतम विस्थापन को ही आयाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। एक सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी होती है? एक सेकंड में कंपन की संख्या को क्या कहते हैं? तो एक सेकंड में जितना कंपन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में, क्योंकि t इक्वल टू 1/n होता है, या n इक्वल टू 1/t के होता है। t अगर एक सेकंड हो गया तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 हो गया। तो इस तरीके से एक सेकंड में कंपनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो एक कंपन में लगे समय को हम आवर्त काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य, वेग तथा आवर्तकाल में संबंध बताइए। तो तरंग दैर्ध्य बराबर तरंग की चाल गुणे आवर्त काल, तो लैम्डा इक्वल टू v इंटू टी के। क्वेश्चन नंबर 46 है। किसी तरंग के लिए उसकी चाल, तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल में संबंध बताइए। तो अभी आपने यहाँ पर देखा है लैम्डा इक्वल टू v इंटू टी के। तो यहाँ पर आप देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम यहाँ पर चाल, तरंग दैर्ध्य और आवर्तकाल में संबंध बता रहे हैं। तो v यहाँ पर है, तो v इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी के हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए
इस तरीके से यही जो सूत्र है, यहाँ पर हमने v इक्वल टू लेमडा अपॉन टी के, टी को नीचे भेज दिया, लेमडा के नीचे आ गया और ये v इक्वल टू हो गया। तो चाल बराबर तरंग दैर्ध्य बटे आवर्तकाल, जैसे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है ना, बस वही सूत्र है, कुछ अलग नहीं है। दूरी बटे समय, दूरी मतलब तरंग दैर्ध्य को हम दूरी में ही तो मापते हैं, और आवर्तकाल तो काल मतलब क्या होगा, टाइम ही तो होगा। तो यहाँ पर भी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो तरंग दैर्ध्य बटा आवर्तकाल, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, आवर्तकाल को टी से, तो v इक्वल टू लेमडा अपॉन टी के हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 है, आयाम से क्या अभिप्राय है। 2017 में पूछा गया है, कंपन करने वाली वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहते हैं, इसे ए अक्षर से व्यक्त करते हैं और आयाम का मात्रक मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं, सूर्य ग्रहण क्या है, यह कैसे होता है। दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसी क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं, और इस प्रकार जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर बनती है। पृथ्वी के इस स्थान से सूर्य दिखाई नहीं देता है और अंधेरा हो जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी कि पृथ्वी और सूरज के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, और ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, और जहां पर चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है वहां पर उस एरिया में सूर्य दिखाई नहीं देता है, और इसे ही हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रकुंचन दाब क्या है। हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय शिथिलन के समय कम होता है। इसे रक्त का दाब कहते हैं। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहला है प्रकुंचन दाब, यह रक्त दाब की ऊपरी सीमा है जो संकुंचन की अवस्था व्यक्त करती है। शिथिलन दाब, यह रक्त दाब की निचली सीमा है जो हृदय शिथिलन की अवस्था को व्यक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है। ये इतनी बार यही क्वेश्चन बार बार आप देख रहे हो। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियों को हमारा मानव कान सुन सकता है। तो मानव कान एक निश्चित सीमा के मध्य की सीधी आवृत्तियों को की ध्वनियों को सुन सकता है, और यह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियों को सुन सकता है, और 1 हर्ट्ज बराबर 1 कंपन प्रति सेकंड के हिसाब से होता है। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं, रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी 18 में पूछा गया। आप सोचिए कितना आसान क्वेश्चन है जिसको आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए। तो इरिथ्रोमाइसिन और नियोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 53 है, आदर्श रक्त दाब कितना होता है एवं रक्त दाब मापक यंत्र का नाम बताइए। तो 120/80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। आप देख सकते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी आदर्श रक्त दाब होता है। रक्त दाब मात्रक यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर की सहायता से ही हम दाब मापते हैं। याद रखिएगा जो यंत्र होता है उसका नाम स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक होती है। फिर वही क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियों को मानव कान सुन सकता है। इन्हें श्रवण ध्वनियां भी कहते हैं। यही क्वेश्चन बार बार हर साल एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह उठने लगता है। तो वायु से हल्की गैस का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, अतः वायु के कारण गुब्बारे पर लगने वाला बल गुब्बारे के भार से अधिक हो जाता है, अतः गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। यानी कि जो हम गैस भरते हैं गुब्बारे में वो बहुत हल्की होने की वजह से क्या होता है, धीरे 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 ऊपर उठने लगता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। नवीकरणीय यानी कि नए ऊर्जा के स्रोत वो जो कभी नहीं खत्म होने वाले या कभी नहीं खत्म होंगे और इसे अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा है, ये कभी नहीं खत्म होगी। क्वेश्चन नंबर 58 है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। लिखिए, रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, हम उसको फिर से दही से दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं।
देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए, यानी कि आप देखते हो आपके घर में गैस सिलेंडर होता है, जब उसमें से गैस निकलता है तो उसमें से एक गंध वाला पदार्थ निकलता है। उस गंध वाले पदार्थ का नाम क्या है? उस गंध वाले पदार्थ का नाम है एथिल मरकैप्टन। मिलाया जाता है ताकि जब भी गैस लीक हो तो आपको पता चल जाए और आप उसको जाकर के बंद कर दे। तो एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। 2017 के यूपी टेट के क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो एलपीजी गैस हमारे घरों में यूज होती है, गैस सिलेंडर, उसमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। और इसमें जो गंध वाला पदार्थ होता है जिसकी वजह से वो महकता है, जो भी गंध आती है उसमें से, वो किसके कारण होती है? एथिल मरकैप्टन के कारण होती है। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है क्रांति कोण से क्या अभिप्राय है, लिखिए। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने क्लास जब पढ़ाई थी आप लोगों को, क्लास में ये तभी भी बहुत ही अच्छे से समझा करके आपको बताया था। प्रकाश का अपवर्तन कांच से वायु में जाते हुए होता है। क्योंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है, तब अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है जब अपवर्तक कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस स्थिति में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। ऐसी स्थिति के आपतन कोण के मान को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और दोस्तों, जो हीरा होता है, हीरे के चमकने का यही कारण होता है, क्रांतिक कोण ही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, एकल बंध। जैसे कि यहाँ पर देखिए CH4 मेथेन, यहाँ पर आप देखिए इसमें कार्बन से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड आप देखिए एक एक बॉन्ड। ठीक है। अब देखिए 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बंध या द्विबंध होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए C2H4, यहाँ पर आप देखिए, और C2H2, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में आप देखिए डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पर एक और बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो गया, तो इस वजह से ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कौकों के नाम लिखिए। तो कैथेरेलस और मशरूम। क्वेश्चन नंबर 63 है वर्ण विक्षेपण क्या है, लिखिए। सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। प्रकाश की श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे कि प्रिज्म से निकल करके क्या करता है, जब प्रिज्म से प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो वह उसको 7 रंगों में अलग अलग डिवाइड कर देता है। और विभिन्न रंगों के समूह को हम वर्णक्रम कहते हैं, जिसको हम विविग्योर भी कहते हैं। और इस तरीके से रंगों का एक निश्चित क्रम होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 64 है दाब का इकाई मात्रक क्या। दाब का इकाई मात्रक न्यूटन पर मीटर है, क्योंकि P इक्वल टू F/A होता है, आपको पता ही है। तो इसलिए यहाँ पर न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और यहाँ पर देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर का। तो यहाँ पर देखिए दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, और इसे हम पास्कल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कोल गैस क्या होती है। तो कोल गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण होती है। कोल गैस ईंधन तथा प्रदीप्त के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। 2017 में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 59 है रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो क्या है आपको पता है, ये एथिल मरकैप्टन। ये आप पहले ही देख चुके हैं ये क्वेश्चन। और आपको पता है एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। 2017 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 66 है रेल की दो पटरियों के बीच में थोड़ी जगह क्यों छोड़ते हैं। तो इस तरीके से रेल की जो पटरियां होती हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से, ये जो लोहे की पटरियां होती है इस पर ट्रेन भागती है, यहाँ पर बीच बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं फिर लगाते हैं लोहे को। तो ये गैप क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि गर्मी में गर्मी पा करके जो लोहा होता है वो पिघलता है। तो पिघलता तो थोड़ी सी जगह यहाँ पर इसलिए जाती है कि ये फैलने के लिए इसको जगह मिले। और अगर ये जगह नहीं बल्कि इसको पूरा कवर कर दिया जाए तो जब ये फैलेगा तो क्या होगा, गर्मियों में ये ऐंठ जाएगा। ये जो पटरी है ये ऐंठ जाएगी। तो देखिए ट्रेन की पटरियों के बीच थोड़ी जगह से छोड़ी जाती है, तो क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने से लोहा गर्मी पाकर फैलता है, तो फैलने की जगह छोड़ी जाती है।
वरना क्या होगा, रेल की पटरियां खराब हो जाएंगी, या ये कहेंगे कि ये जो है ये बेकार हो जाएंगी, फिर से इनको सही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है, उससे जीवों की समाप्ति हो जाएगी। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर अंड द्वार के बाहर निकलकर प्राथमिक रूप लेता है, इसे जड़ कहते हैं। तो जड़ें दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। क्वेश्चन नंबर 69 है, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 70 है, पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग लिखिए। तो पॉलीथीन का उपयोग वस्त्र, धागे तथा दरियां बनाने में हम करते हैं। और पॉलीथीन आप देखते हो आजकल के समय में इसका बहुत उपयोग है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा टोटल 70 क्वेश्चंस, ये पार्ट 1 में हो गए। और पॉलीथीन का उपयोग आपको पता ही है, पहली बात तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वायुमंडल के लिए क्या है, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 2 हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि आप वीडियो को शेयर करेंगे तभी अधिक से अधिक हमारे भाई बहनों तक ये वीडियोस पहुंचेंगे, और अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ पाएंगे और वीडियोस को देख पाएंगे। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए, और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे वीडियोस को देख पाए। थर्ड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। सारे के सारे विषयों की पवन सीरीज की वीडियोस, राजन सीरीज की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, क्योंकि सारे हमने पढ़ा करके खत्म कर दिए हैं। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे पूछते रहिए, यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखिए, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या हमसे बताते रहिए। जय दोस्तों।